कर रहे हैं अभी रिकॉर्ड करें। तेरा नंबर पे शुरू हो रहा है, रिकॉर्डिंग कर लेना सर, फोन कर दीजिए। नहीं करा हाँ जी सर जी ओके सर 10 सेकंड में रेडी। रेडी सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सर करें शुरू क्या नहीं करिए सर। हाँ, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी पिछले दिनों हम 30 जून को एक डेलीगेशन हमारे एफएड की तरफ से गया था और एफएड आपको पता है कि किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जिस तरह से किसानों के बारे में सोचते हैं कि किसान की आय किस तरह से बढ़ाई जाए और उसके लिए क्या क्या हम किसानों को मदद कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम कुछ सीखने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए यूरोप के 2 कंट्री इटली और जर्मनी का दौरा किया और एक डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में हमारे साथ एक दीपक मंगला जी थे, विधायक पलवल, हमारे एमडी ए श्रीनिवास जी एफएड और हमारे चेयरमैन एफएड श्री कैलाश भगत जी और हमारे आहूजा जी हैं अरुण कुमार जी आहूजा, जनरल मैनेजर एफएड। ये सब लोग हम गए थे और हमने वहाँ जा कर के जो हमारी इस डेलीगेशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है हरियाणा के अंदर, तो उस स्टोरेज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अब जो कुछ एक ओपन पहले होते थे जो हमारा स्टोरेज अब तो बंद कर दिया, तो उसमें काफ़ी वेस्टेज हमारी अनाज की होती थी। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए और उस अनाज की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक हाई टेक्नोलॉजी के साइलोज या स्टोरेज सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो ये मकसद लेकर के हम सब लोग इन दोनों कंट्रियों में गए और वहाँ जा कर के हमने विभिन्न कंपनियों में जो कि साइलोज बनाती हैं और उन साइलोज कंपनियों में जाकर के हमने विजिट किया और सभी ने उनकी जो कार्य प्रणाली है उनमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या किस तरह से जैसे कंडेंस इसकी स्टोरेज की कैसे टेक्निक है और अनाज को भाई ठंडा रखने के लिए उसको हवा कैसे आए, ये सब चीज़ें टेक्निक हमने वहाँ जाकर देखी। और उसके बाद हमने कई जगह कई बिजनेस जो के लिए जैसे हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, और जो हमारा एक सबसे अच्छा एक ये रहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक हमारा वो है मकसद है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इससे किसानों को कैसे फ़ायदा मिले इसके बारे में भी हम जितने भी बिजनेस के लोग थे वहाँ उन लोगों से बात की। और हमारे जो वहाँ एम्बेसडर मैडम थी हर हाइनेस नीरू मल्होत्रा जी, और जो भी हमारे एम्बेसी के जो अधिकारी थे जगह जगह अलग अलग थे। डॉक्टर नीरू मल्होत्रा जी थे, एक तो आईएफएस एम्बेसडर थी मैडम, और एक हम गए थे वहाँ पे अजुंगला जमीर, ये कंसुलेट जनरल थी इंडिया मिलान के अंदर, ये भी हमारे साथ रहे। और एफएओ के जो
यूनाइटेड नेशन का जो एक FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो जनरल FAO के जो हमारे DG FAO के जो DG हैं मिस्टर क्यू डोंगू, डायरेक्टर जनरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनसे भी हमने चर्चा की। और इस FAO का जो मेन मकसद होता है कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर जो देश हैं उनका ये कंट्रोल करता है, और जो भी भुखमरी और अनाज की जो कमी है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई हमें किसान, जो छोटे किसान हैं, इनको इनपुट की सुविधा देनी चाहिए, मार्केटिंग की सुविधा देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि किसान अच्छी तरह से अपनी फसल पैदा करे, उसको एक अच्छी मार्केट मिले और उसको एक अच्छा प्राइस मिले। इस चीज़ों पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। और ज़मीन हमारी लिमिटेड है, और इसी ज़मीन के अंदर हमें सब लोगों के लिए अनाज पैदा करना है, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। ऐसी जो हमारी ऑर्गेनिक या नेचुरल जो खेती है, फार्मिंग है, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इनका बड़ा ध्यान रखती हैं, जो इंसेक्टिसाइड या जितने भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन देशों का जो ग्रेन्स वगैरह हैं, अनाज है, वो नहीं लेते। तो हमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हमने वहाँ के जो लोग थे, जो बिजनेस ट्रेड के, उनसे बात की, और उन्होंने भी ये कहा कि हम भी अपनी सरकार से इस बारे में बात करेंगे कि किसान को एक तो उसको जो ज़मीन है उसके बारे में बताया जाए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको स्टडी किया जाए, और वो लोग आके यहाँ किसान को बोने से लेकर उसको मार्केटिंग तक उसमें मदद करें, ताकि ये दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा होता है कि अनाज बो दिया, फसल बो दी, लेकिन वहाँ जाके वो लेते नहीं उसको, कह देते भाई इसमें तो इंसेक्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा है। तो उस चीज़ की भी वो लोग किसानों को बताएंगे कि इतना आपने इंसेक्टिसाइड डालना, इतना पानी देना, इतना ही देना है। वो सब चीज़ें किसानों को स्टडी कराएं, ताकि उनको जब मार्केटिंग करनी पड़े, बेचना पड़े सामान, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की चर्चा भी हमें वहाँ की। और जो हमारा गेहूँ है, डूरम जो व्हीट है, वो उन लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे पास्ता वगैरह और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो ये डूरम व्हीट ही यूटिलाइज होता है। तो इसको भी हमने अभी मध्य प्रदेश जा कर के उसको ख़रीदा है, ताकि उधर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी हमने चर्चा की कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग है, इससे भी जो वैल्यू एडिड जो होता है, किसान का आलू है उससे चिप्स बने तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, टमाटर की सॉस बनेगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बाजरे की कुछ ऐसी रेसिपी बनती है तो बाजरे के बारे में भी हमने मतलब चर्चा की। तो सारी चीज़ें हमने चर्चा की, क्या इसका हम किसानों के फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। दूसरा जो इसके फूड प्रोसेसिंग के अंदर किसानों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, तो इसमें हमें फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी यहाँ लगानी चाहिए, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो किसानों के लिए खाद, बीज और इनपुट्स जो भी हैं, वो किसानों की इसलिए मदद करनी चाहिए कि उसकी कम कॉस्ट लगेगी, तो उसको जो मुनाफा होगा ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। फिर वहाँ का एक सिस्टम और भी हमने देखा। वहाँ किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं मिल कर के, और उसमें जैसे मेरी 10 है, आपकी 20 है, आपकी 40 है, सब एक इकट्ठा करके एक हम किसान था, उसके पास गए तो 2500 एकड़ ज़मीन, हेक्टेयर ज़मीन उसके पास थी। तो हमने जब उससे पूछा कि भाई 2500 एकड़ आपकी कोई ओनर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक ओनर नहीं है, सब लोगों की मिला के हमने इकट्ठी करी। फिर उसके अंदर वो वाइबल कैसे है, वाइबल ये है कि इसके अंदर एक ये नहीं कि गेहूँ ही उगाया है, वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे उसी के अंदर उन्होंने सोलर प्लांट भी लगा रखा है, उसी के अंदर उन्होंने अपना गेहूं का भी लगा रखा है, उसी में राइस मिल लगा रखी है, उसी में बायोडीजल वगैरह जो भी है, वो सब अलग अलग मल्टी वर्क करते हैं।
तभी जाके कहता वाइबल होता है, नहीं तो एक अगर गेहूँ बोएँ तो उसमें वाइबल नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि हमें भी इस तरह से कोई सोसाइटी किसान बनाएं और मल्टीपल काम करें उसके अंदर, ताकि ये स्कीम वाइबल हो सके। और एक जो रेपसीड है, हमारे यहाँ मस्टर्ड कहते हैं, उधर वो रेपसीड कहते हैं उसको। तो जो रेपसीड है उसके अंदर हम प्लांट में भी गए थे हम, तो उसके अंदर पहले तो वो ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो अपने प्रेस होती है ना, जो लास्ट में क्या कहते हैं, खल कहते हैं जिसको, उस खल को भी वो एज ए मतलब एनिमल फीड के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें से बायो डीजल भी बनाते हैं, उस रेपसीड में से बायो डीजल भी बनाते हैं। तो इस तरह का भी हमने भी डिपार्टमेंट से कहा कि हम भी अपने सरसों के अंदर ये एक स्टडी करवाएं कि हम भी अपने सरसों के अंदर बायो डीजल बना सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की भी स्टडी हमने वहाँ की। तो काफ़ी अच्छा हमारा ये टूर रहा, और इससे अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पेश करेंगे, और इस पर जो भी हम अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि हम ये साइलोज कैसे बनाएं हाईटेक टेक्नोलॉजी से, ताकि हमारी जो स्टोरेज अच्छा हो, उसके ग्रेन की जो क्वालिटी वो मेंटेन रहे, लाइफ स्पैन मेंटेन रहे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम कैसे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट भेजेंगे डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो भी संभव इसमें हो सकेगा, जो हम किसानों के लिए जितना भी हम कर सकेंगे वो करेंगे। सर इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी हम इस पर चल रहे हैं, अभी तो हुआ नहीं मेरे ख्याल से, अभी शुरू नहीं हुआ ना हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कहाँ हुआ है? फार्मर्स खुद ही कर रहे हैं, नहीं, वो तो खुद करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, जैसे हमने वहाँ बात की, तो वो इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग वगैरह किसानों को कैसे क्या कितना पानी देना, कितना खाद देना, कितना क्या करना, किस समय पर देना, ये सारी चीज़ें उन लोगों को हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार से बात करेंगे कि वहाँ के लोग यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएँ, ताकि हमारे किसानों को फ़ायदा हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बढ़ रहा है सारी, तो नहीं बढ़ना चाहिए। वही क्या है कि जो हमारे आज जो हम गेहूँ खा रहे हैं या कोई भी फूड ग्रेन्स खा रहे हैं, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आगे आगे हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जिसका ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और उसके लिए किसानों को जो भी, क्योंकि शुरू में जब अब हम ऐसी खेती कर रहे हैं, और जब हम नेचुरल या ऑर्गेनिक उस पर जाते हैं, तो उसकी जो ईल्ड है वो 1-2 साल कम होती है। तो किसान ये सोचता है कि भाई मैं ऐसी क्यों फसल बोऊँ जिससे मेरे को नुकसान हो। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इंसेंटिव हर चीज़ के लिए देते हैं, जैसे पानी बचाने के लिए अभी जो कम बोएगा या चावल कम बोएगा, तो उसको दूसरी फसल बोएगा तो 7,000 रुपये पर एकड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसमें भी सरकार कुछ किसानों को मान लो कुछ ये कहे कि भाई आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आओगे तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह का अगर कोई आता है तो किसान इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये बताएं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो प्रदेश सरकार ने शुरू करने का मन बना रखा है, लेकिन उसका विरोध बड़ा व्यापक है। नहीं देखो, शुरू में कोई भी आप भी देखो, अब मान लो मैंने अभी बताया कि आप शुरू में ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करते हो, तो उसकी जो ईल्ड है वो कम होती है, नेचुरली कम होगी। लेकिन किसान ये सोचता है यार मेरे को तो इसका नुकसान हो रहा, मैं क्यों करूँ। लेकिन लॉन्ग रन में इसको देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आप वहाँ देख के आए, समझ के आए सारा, क्या कोई भविष्य में ऐसा है कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या यहाँ के अपने किसान संगठन के जो प्रमुख हैं, उन्हें कोई ले जाके कोई आदान प्रदान विचार विटांदरा उन्हें दिखाया जाए, कोई ऐसी? हाँ, मतलब ऐसा है, अब इसमें अगर कुछ होता है तो उन लोगों को या तो उनको यहाँ बुलाया जाए या हमारे किसान वहाँ जाके देखें, ताकि उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है या नेचुरल फार्मिंग है, ये नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा हो। इसके अलावा सर, जिस तरीके से आपके पास ही जो विभाग है SC/BC वेलफेयर को लेकर एक नोटिफिकेशन हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, कल वो नोटिफिकेशन हो गया है, किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा समाज के लोगों? अभी देखो, पिछड़ा आयोग का जो अभी आयोग का गठन हुआ है, और उसके अंदर जो भी पिछले आयोग के लोगों की शिकायतें हैं, वो शिकायतें आयोग के सामने रख सकेंगे, और उनकी जो भी समाधान हो मतलब होगा वो समाधान जल्दी होगा। इसका बहुत फ़ायदा पिछड़ा वर्ग को होगा। सर, कितने सेलुलोज की जरूरत है हरियाणा में स्टोरेज के हिसाब से, और कितना कुछ समझौते हुए हैं कि इतने बनाए जाएंगे?
अभी तो टेक्नोलॉजी की बात हुई है और हमारे पास कुल जो स्टोरेज है वो हरियाणा के अंदर एफेड के अंदर तो स्टोरेज कैपेसिटी टोटल है 19 लाख मीट्रिक टन तो है और 7 लाख मीट्रिक टन अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे गोदाम बन रहे हैं, तो इतनी हमारे पास है। लेकिन जो साइलोज हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी की जो स्टोरेज सिस्टम है इस पर हम जाना चाहते हैं ताकि जो ग्रेन्स की क्वालिटी मेंटेन रहे। मन बना लिया सरकार ने कि साइलोज की तरफ जाना ही जाना है। हाँ जाना है, बिल्कुल मन बना तो ये रखा कब से शुरू कर देंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट में क्या? इस पे तो हमने तो पहले ही शुरू कर रखा है, कभी पहले भी हमारा इसमें हाई पावर परचेज कमेटी में भी एक आया था तो उसको कुछ ऑब्जेक्शन लग गया था। हम इस साइलोज को की तरफ पहले ही बढ़ रहे हैं। सर अगर साइलोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे आपने हेफर्ट का बताया कितना मीट्रिक टन का और गोडाउन या जो भी बनाते हैं, तो उसकी अभी जरूरत लगती है जब साइलोज की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं जी, अब तो जब तक नहीं हो तब तक तो करना पड़ेगा ना, स्टोरेज कहाँ करेंगे, वो तो हमें जरूरत है। लेकिन जब एडवांस टेक्नोलॉजी का आ जाए उसमें एक ये फ़ायदा है कि वो बहुत कम जगह घेरता है, वो लंबा चला जाता है। इसके अंदर हमें ज़मीन काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, कॉस्टली बहुत पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो उद्योग हैं वो लगाना जरूरी है, उनसे जुड़े हुए जैसे सोर्स बनाना, उसके लिए दूसरा जो है इंडस्ट्री छोटी छोटी जो आनी है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो जैसे अभी हम ये बनाए थे एफपीओज भी बनाए थे हमने, तो एफपीओज को ये उसमें है सुविधा कि वो अपना कुछ भी चाहे गोडाउन बनाए, आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो, उसमें ये सुविधाएं दी हुई है। जो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके अंदर ये सुविधाएं दी हुई है। और भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको भी लाने की बिल्कुल, कोई भी आ सकता है इसमें तो। ये जो करते हैं ऑलरेडी पहले। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें तो कोई भी आ सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर जो एफपीओज बने हुए हैं उसके अंदर जो फूड हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके अंदर इसकी प्रोविज़न ऑलरेडी है। मंत्री जी, जो स्टडी करके आए, आप देख के आए, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी और कब तक दी जाएगी? वो जल्दी दे देंगे, अभी हमारे एमडी साहब की थोड़ा तबीयत खराब है, 2 दिन में दे देंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से आपने बताया ड्यूरम वीट की आपने बात कही, तो ड्यूरम वीट को लेकर मध्य प्रदेश से आपने बोला कि वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, तो कितनी क्वालिटी होगी और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रदेश के अंदर? नहीं, ड्यूरम वीट का तो हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, क्या कि ड्यूरम वीट से जैसे पास्ता वगैरह ये बनते हैं तो ये दूसरे देश के लिए खरीदा, लेकिन अभी भारत सरकार ने रोक लगा दी है कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिलहाल इस टाइम रोक लगी हुई है। जब भी मान लो सरकार इस फैसले को करेगी कि भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो उस टाइम उसको भेजा जाएगा। इसी तरह हमने राइस में भी 20,000 मीट्रिक टन जो हमारा फोर्टिफाइड राइस है उसको भी हमने सऊदी अरब में दिया है 20,000 मीट्रिक टन। कितना था, 10 था, कितना डिमांड थी उनकी पहले 5,000 दिया, 4,000 दिया, 2 ऑर्डर्स तो अंडर एग्जीक्यूशन है, तो 11,000 का एक ऑर्डर स्टार्ट करना है उसका प्रोसेसिंग। तो ये 3 ऑर्डर्स में तो ये हम सऊदी अरब में भी जो हमारा फोर्टिफाइड राइस है वो सप्लाई, बासमती राइस। थैंक यू। एक इससे हटके भी जो पुराने विषय चल रहे हैं आपके, टैक्स को कंप्यूटराइज करवाने की काफ़ी प्रयास चल रहा है, वो किस तरह के हैं अभी जो मेरे को पता लगा है कि नाबार्ड ही सारा इसको करेगा और नवंबर तक का अभी फिक्स किया है टाइम, और नवंबर 2022 तक सारी पैक्स कंप्यूटराइज हो जाएगी। और एक जो ये समितियाँ थी इनके खर्च का जो है लोन की जो सीमा बढ़ाने की बात थी, वो क्या फैसला हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। सर हरियाणा में नए एमसीएल काफ़ी समय से बंद है। हाँ, वो काफ़ी समय से बंद है, उसका बताया ना कि भाई किसान पेमेंट करता नहीं, और जो सही है उसके लिए बंद नहीं है, एमसीएल बंद नहीं है, लेकिन जो किसान डिफाल्टर है उसके बंद है, वैसे बंद नहीं है। नए तो नहीं बंद है सर? नहीं, नए जो नए सिरे से लेता है उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो किसान डिफाल्टर होगा उसके लिए नहीं है। चाय पानी खिलाओ, बैठो आप लोग, बैठ जाओ।